प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की प्रत्येक विषय की प्रश्न बैंक निर्मित की गई है। उसी तारतम्य में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक विषय की प्रश्न बैंक को डिलीवर करने के लिए कुछ एक्सपर्ट शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। वो अपने अपने विषय के जो प्रश्न बैंक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। इस दरमियान यदि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको भी एक संबंधित शिक्षक के मोबाइल नंबर पर सेंड करके उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पूछ सकते हैं और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी तारतम्य में आज कक्षा 12वीं के फिजिक्स मतलब भौतिक विषय के ब्लूप्रिंट को मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप सभी पहले इस ब्लूप्रिंट का अध्ययन कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप प्रश्न पत्र में पढ़ना प्रारंभ करें। यानी एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनुअल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो मेनली ओरिएंटेड रहना है ब्लूप्रिंट के ऊपर। आज मैं आपका ये ब्लूप्रिंट ही एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इतना भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस बात को भी देख लें कि ये ब्लूप्रिंट को स्टडी करते समय आपको किन किन मेन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात पर ध्यान रखना है कि इस बार सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ हटाई गई हैं। दैट मीन्स कौन कौन सी चीज़ रिड्यूस कर दी गई हैं। रिड्यूस करने के साथ ही आप ब्लूप्रिंट को स्टडी करें, यानी उन चीज़ों पर फोकस ना करें। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नोट्स वगैरह देखे हैं तो उनमें वो चैप्टर या वो प्रश्न भी उल्लेखित हैं जो इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। मतलब इस वर्ष का जो सिलेबस है उससे उसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप तैयार करें। तो आप जो देख पा रहे हैं अभी मैं आपके सामने एक कह सकता हूं कि सामने पहला चैप्टर दिखाई दे रहा है अपने को। इस पहले चैप्टर में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया है, क्या पर्टिकुलर टॉपिक को रिड्यूस कर दिया है, उस टॉपिक को केवल दिखा रहा हूं। देखिए आपके सिलेबस में यहाँ पर पहली यूनिट में ये आपकी पहली यूनिट है। ये देखिए आप यहाँ पर जो है ये आपकी पहली यूनिट दिखाई दे रही है। ऊपर जब अपन चलते हैं तो यहाँ पर ये आपकी पहली यूनिट है। ये देखिए आप ये वाली। इसमें सेकंड चैप्टर मतलब पहला चैप्टर है आपका जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटी के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो पहले चैप्टर से केवल संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्ति को रिड्यूस किया गया है। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो मेनली आपको ये वाली हेडिंग तैयार नहीं करना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है। ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ टोटली छोड़ करके चलना है। बाकी आपके दोनों चैप्टर में जो एनसीईआरटी में चैप्टर दिए गए हैं वो सभी आपको पढ़ना है। तो आप आइए अब अपन देखते हैं ब्लूप्रिंट को। तो ब्लूप्रिंट में ये आपका पहली यूनिट का ब्लूप्रिंट है। देखिएगा ध्यान से, ये आपकी पहली यूनिट है। यहाँ लिखा है स्थिर विद्युत दैट मीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये पहली यूनिट है जो 6 मार्क्स की है। अब 6 मार्क्स में इन्होंने कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया उसको देखिए। एक आपका ओटी रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। दैट मीन्स आपको बड़े प्रश्न इसमें तैयार नहीं करना है।
यानी एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम पर बहुत ज़्यादा आपको ओरिएंटेशंस नहीं रखना है ना। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वगैरह इस पे ज़्यादा आपको ओरिएंटेशंस नहीं रखना है। और जो बांडी ग्राफ जनरेटर वगैरह हैं उनको इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि बांडी ग्राफ जनरेटर वगैरह पहले ही रिड्यूस कर दिए गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मेहनत जो आपको करना है वो आपको इस पार्ट में करना पड़ेगी सारे चैप्टर्स के। एक ये पूरा पार्ट जो कि आपका ओटीज़ का है और ये 2 मार्क्स का है, ये पूरा पार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है आपको। यानी सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर है। तो ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यदि आपको करना पड़ेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा आपको डीपली देखना पड़ेगा। तो इसको डीपली देखने के लिए तो आपको जो आपने अपने प्रश्न पत्र तैयार किया है उसी में बेसिकली आपको जो है शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा। तो जो सभी के लिए मैं एक साथ बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो है ये जो ओटी है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके लिए सभी डेफिनेशंस आपको लगभग तैयार करना है। डेफिनेशन के साथ साथ जो एग्जाम्पल हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, उन एग्जाम्पल्स को आपको तैयार करना है। और जो भी अंडरस्टैंडिंग या यूँ कह सकते हैं एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको तैयार करना पड़ेंगे। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आप जो है इस चैप्टर्स में, हालांकि 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चंस को वेरी कर सकते हैं वो लोग, तो जो क्वेश्चन अभी तक आपको 4 मार्क्स में आते रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी 3 मार्क्स में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन इसमें तैयार करना पड़ेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल है और एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, स्टेट एंड प्रूव गाउस थ्योरम है। इस पे आपको यहाँ पे पहले चैप्टर में ध्यान देना पड़ेगा, है ना। दूसरे चैप्टर में मतलब मैं एक बड़े बड़े क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ, फिर मैं जब चैप्टर वाइज जो है एक्सप्लेनेशन करूँगा तब बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करना है। सेकंड चैप्टर में जैसे अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इक्को पोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको तैयार करना पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर में बात करें इलेक्ट्रिक लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी आपको तैयार करना पड़ेगी। टॉर्क है, वर्क है, ये आपको जो है इस चैप्टर में तैयार करना पड़ेंगे। इस हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिएगा। हालांकि 3 मार्क्स में वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को भी ला सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा। जो परसेंटेज की दौड़ में नहीं है उनको मैं केवल इतना मार्गदर्शन दूंगा कि अब वो चाहें तो पहला चैप्टर छोड़ करके दूसरे चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो क्या है कि और में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पहले चैप्टर पे जो है वो ध्यान देना है, पहली यूनिट पर आपको ध्यान देना है। दूसरी यूनिट है आपकी धारा विद्युत, दैट मीन्स दूसरी यूनिट आपकी जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। धारा विद्युत में ओबियसली 10 मार्क्स की यूनिट है जिसमें 2 ओटी हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। तो लेकिन सबसे पहले अपन इसको देखें कि इसमें रिड्यूस क्या कर दिया गया है। अगर रिड्यूस कुछ हुआ है तो उतना पार्ट आपको टोटली छोड़ना है। भाई देखो, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत सारा पार्ट जो है वो रिड्यूस किया है, देखो कितना सारा पार्ट जो है वो रिड्यूस किया है, ये देखिए आप। अब देखो इसमें क्या क्या आपको करना है, जो अभी तक आता रहा है जनरली वो सारी चीज़ें आपको रिड्यूस करना है। कार्बन कलर कोड यानी कार्बन प्रतिरोध, है ना, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में देख लें, है ना। मैं इनको इंग्लिश में थोड़ा सा बोल रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ के जो एप्लीकेशन है, जैसे मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर व्यवमापी एवं उनके अनुप्रयोग, मतलब पोटेंशियोमीटर टोटली रिड्यूस कर दिया गया है। सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करते थे पोटेंशियोमीटर से, वो हटा दिया, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब हटा दिया है। इन्हें बहुत सारा पार्ट इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब आपको इसमें इनिशियल पार्ट जो है वो तैयार करना है। इनिशियल पार्ट तैयार करना है, दैट मीन्स आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस, देयर डिपेंडेंस फैक्टर, रेजिस्टेंस और निर्भर करने वाले कारक, रेजिस्टिविटी, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ओम्स लॉ, उसकी लिमिटेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी में अगर अपन बात करें तो ओमिक अनओमिक सर्किट के बारे में आप लोगों से पूछ सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी वगैरह इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपको आखिर में चले जाना है। आखिर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके डिपेंडेंस फैक्टर आपको जो है इसमें देखना है ना। तो ऐसे करके आप इतने पार्ट में से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी आपको बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है उसके क्वेश्चंस को आप स्टडी नहीं करेंगे। जब मैं आपको चैप्टर डिलीवर करूंगा तब ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे तीसरी जो यूनिट है, ये तीसरी यूनिट आपकी है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये 6 मार्क्स की है और इसमें 4 ओटी और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट मीन्स बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से करना ही नहीं है। लेकिन उसके पहले देखें कि कौन सा पार्ट यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। तो भैया ये है आपकी यूनिट 3 अध्याय 4। इसमें से आपको भैया बहुत सारा पार्ट जो है रिड्यूस कर दिया है, देखें आप ध्यान से। साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, टोरोराइड हटा दिया है, सोलोनाइड हटा दिया है, मतलब बड़ा बड़ा पार्ट जो है वो इधर से आपको करना ही नहीं। दैट मीन्स 2 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो बायो सावर्ट लॉ से लेकर के आएंगे आप, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए जो डायरेक्शन के रूल हैं, स्क्रू लॉ है ना, और राइट हैंड थंब रूल है, एम्पियर लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर अगर अपन मान लीजिए कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें वो है, बायो सावर्ट लॉ है, लेंज लॉ है, फ्लेमिंग का लॉ है। उन पर अपने को 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसमें तैयार करना है, ठीक है। इकाई 3 में एक बहुत बड़ा पार्ट हटा दिया, ये देखो आप ध्यान से, यानी मैग्नेटिज्म पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैग्नेटिज्म पे अपने को देखना ही नहीं है। फिर उसके मैग्नेटिज्म और मैटर में देखो कितना सारा पार्ट रिड्यूस कर दिया है, ये सारा पार्ट रिड्यूस है, ये देखो आप ध्यान से, ये सारा पार्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ये पूरा पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है। यानी ये आपके लिए देखो, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ करंट लूप उसको हटा दिया गया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हटा दिया गया है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हटा दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म और उनके एलिमेंट को हटा दिया गया है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट और उनकी एफिशिएंसी को इफेक्ट करने वाले सारे कारक हटा दिए गए हैं, और परमानेंट मैग्नेट, ये सब चीज़ें हटा दिया गया है। तो यहाँ तो बहुत कम पढ़ना है आपको, डायपेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पढ़ना है, उनसे संबंधित जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में पढ़ना है। अब प्रश्न ये है कि इसमें केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है तो बड़े क्वेश्चन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये अपने दिमाग में आपको रखना है। केवल छोटे छोटे क्वेश्चन से मतलब डेफिनेशंस हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तथ्यात्मक प्रश्न, और बहुत अधिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आ जाओ आप, एक और बड़े नंबर की यूनिट है, यूनिट 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, 11 मार्क्स की है। तो ऑब्वियसली इस पर तुमको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। इसमें 4 ओटी हैं, एक 2 नंबर का प्रश्न है और एक 5 मार्क्स का प्रश्न है। 5 मार्क्स के प्रश्न के लिए ऑब्वियसली चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन उसके पहले देख लें कि इसमें क्या रिड्यूस कर दिया गया है जिनको अपने को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ आ जाइए आप, देखिए ये जो 4th यूनिट है इसमें दोनों चैप्टर से एक एक चीज़ रिड्यूस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तो रिड्यूस है यहाँ पर भंवर धारा है, दैट मीन्स इसको मैं आपसे कह सकता हूँ कि एक तो ये रिड्यूस है आपका एडी करंट, और उसमें रिड्यूस है आपका एलसी ऑसिलेशन, है ना। तो बहुत बड़ा पार्ट ज़्यादा रिड्यूस नहीं है इसमें,
लेकिन इसमें बड़े क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे एलसीआर सर्किट है, ट्रांसफार्मर है, एनर्जी ऑफ ट्रांसफार्मर देयर रिमूवल है ना, और कैपेसिटी और इंडक्टिव सर्किट हैं। और यहाँ आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर पहले चैप्टर की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस टू लॉन्ग सोलेनाइड का, दो लंबी परिनालिकाओं को चुंबकत्व को अपने को तैयार करना पड़ेगा। और इसमें लॉन्ग सोलेनाइड और प्लेन सोलेनाइड के लिए म्यूचुअल जो सेल्फ इंडक्टेंस है उनके लिए अपने को डेरिवेशन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ यूनिट देखिए। फोर्थ यूनिट में चारों ओटी है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, तो इसको तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। ये पूरा चैप्टर है, यहाँ जितनी ज़्यादा मेहनत आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे कर लोगे उतना ही आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ आपको कोई क्वेश्चन तैयार नहीं करना, केवल ओटी तैयार करना है। ठीक, फिर एक और बड़ा नंबर का चैप्टर आ रहा है यूनिट 6। ये 14 मार्क्स की है। इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों इन्वॉल्व हैं। अब पहले देख लें कि इसमें से क्या क्या चीज़ हटा दी गई है, उनको अपने को तैयार नहीं करना। और इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है और ओटी भी है 2 मार्क्स का, मतलब हर कैटेगरी को पूछा है केवल 4 मार्क्स को छोड़ करके। तो सबसे पहले तो इसमें जो हटाया है वो देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें से हटाया है वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हटा दिया, उनके एप्लीकेशन हटा दिए, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटा दी है, मतलब स्काई का नीला दिखाई देना और सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये सारी चीज़ हटा दी गई है ना। और सेकंड पार्ट जो वेव ऑप्टिक्स है, इसमें यंग्स डबल स्लिट का फ्रिंज चौड़ाई वाला डेरिवेशन हटा दिया है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हटा दी है, पोलराइजेशन हटा दिया है ना, प्लेन पोलराइज लाइट बूस्टर का लॉट, अरे पोलराइजेशन पूरा ही खत्म कर दिया है। तो यहाँ तो आपको केवल इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ही तैयार करना है, इसके अलावा यहाँ कुछ पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पर जरूर आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए तो मैं कहूँगा कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस और लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये आप तैयार कर लीजिए। इधर केवल आप इंटरफेरेंस तैयार कर लीजिए, तो ये चैप्टर आपका लगभग तैयार हो जाएगा। सिमिलरली अब आपको देखना है डुल नेचर एवं लाइट। तो डुल नेचर ये आपके 7वें नंबर की यूनिट है, 5 मार्क्स की है, 3 ओटी है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें भी बड़ा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, जो अभी तक आते रहे उसी प्रकार से प्रश्न आपको करना है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैटर वेव्स क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर तैयार करना है ना। डेविशन गर्लक एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ से हटा दिया गया है, ये देखो आप यहाँ पर ये चीज़ हटा दी है, तो पहले से भी हटी हुई थी, तो इसको आपको तैयार नहीं करना है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, जो आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। जब मैं चैप्टर डिलीवर करूँगा तब आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको इस चैप्टर को तैयार करना है। अब आ जाइए आप यूनिट नंबर 8, एटम और न्यूक्लियाई। 7 मार्क्स की है, 3 ओटी हैं और 2 छोटे छोटे। देखो यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन करना है, लेकिन कौन सा सिलेबस में से हटाया है उसको देख लो पहले आप भैया। यहाँ पे रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा एंड गामा एंड वेव्स एंड उनकी प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव छट गया अर्ध। ओहो, न्यूक्लियस में से बहुत सारा पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है, तो आपको ये चीज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है। छोटे छोटे मार्क्स के लिए क्वेश्चन करना है, जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग के 1-2 प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, रदरफोर्ड एटम के बारे में वो फेलियर रीज़न पूछ सकते हैं, रदरफोर्ड जो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट है उसमें अल्फ़ा पार्टिकल किसके लिए गए थे, उनकी क्या एनर्जी थी, ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोहर की क्वांटम कंडीशन क्या है, बोहर की नेसेसरी कंडीशन क्या है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने की, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। बोहर रेडियस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ एटम है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ भी आपको मल्टीपल चॉइस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आपको तैयार करना पड़ेगा इस यूनिट के लिए। ये 7 मार्क्स के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जो 7 नंबर की है। इसमें 3 ओटी हैं और 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ ज़रूर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उनमें डिफरेंस, और ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर है ना, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच,
इनको तैयार करना पड़ेगा, साथ ही जो गेट्स हैं उनको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके। हालांकि इसमें देख लें कि क्या हटा दिया गया है ना, जो हटाया उसको नहीं करना है। इसमें पीएन जंक्शन के को जो स्पेशली यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हटा दी, एलईडी हटा दिया, फोटो डायोड हटा दिया, सोलर डायोड हटा दिया, जेनो डायोड और उनके कैरेक्टरिस्टिक हटा दिया, जेनो डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में जो यूज़ है वो भी हटा दिया। अरे बहुत सारी चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं। दैट मीन्स आपको डायोड पर ज़्यादा वर्किंग नहीं करना है, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पीएन जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, वो अपने को करना पड़ सकता है। ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, वो अपने को करना पड़ सकता है। गेट और उनके एप्लीकेशन को अपने को इसमें तैयार करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को तैयार करना रहेंगी, लेकिन ध्यान आपको ये देना है, जो बच्चे थोड़े से कह सकते हैं कि स्लो लर्नर हैं, उनको मैं हिदायत ये दूंगा कि आप पहले जो है ऐसे चैप्टर याद करें जो आपको इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, आप इजीली अगर कर सकते हो तो पहले आप उनको तैयार करें, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर करें तो अपन थोड़ा सा जल्दी। एक्चुअल में 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम टारगेट करें 30 मार्क्स लाने के लिए। तो 30 मार्क्स के लिए देखो आप ध्यान से, ये जो यूनिट नंबर आपकी 4 है ये 11 मार्क्स की है। देखिए आप ध्यान से, यूनिट 4 जो है ये आपकी 11 मार्क्स की है, ये वाली आपको 11 मार्क्स की है। फिर यूनिट 6 जो है ये आपकी 14 मार्क्स की है। यूनिट 2 जो है ये आपकी 10 मार्क्स की है। तो अपन ध्यान से देखो, 14 है ना, 14 और 11 कितने हो गए, 25 और 10 35 मार्क्स की ये 3 यूनिट हैं। अब आप देखिए 3 यूनिट 35 मार्क्स की हैं और पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स लाना है। तो जो बच्चों ने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है वो इन 3 यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। फिर अगर आप और करना चाहते हैं तो देखो ये 2 जो हैं ये 7 की हैं, 14 मार्क्स और बढ़ गए आपके, तो 49 मार्क्स हो गए। 49 मार्क्स के मतलब केवल 5 यूनिट भी अगर आप पढ़ लेते हो तो 49 मार्क्स आपके तैयार होते हैं। 49 मार्क्स में से पास होने के लिए 25 मार्क्स लाना है, 23 लाना होता है लेकिन 25 मार्क्स लाना है। मैं 25 नहीं 30 मार्क्स लाने का टारगेट करता हूं। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इनको अगर टारगेट कर लें तो वो इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है इस चीज़ पर भी कि इसमें 40% वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 40% जो है वो विषय परक होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज पर बेस्ड होंगे, और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और ये भी बताया कि 2 नंबर का क्वेश्चन 30 शब्दों तक लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 75 शब्दों तक लिखना है, 4 मार्क्स अबाउट 120 शब्दों में। हालांकि मैं यहाँ आपको लिमिट में नहीं बांधूंगा, जितने में आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है आप अपने आप को उतने तक तैयार कीजिएगा, है ना। तो ये ब्लूप्रिंट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, इसी हिसाब से फिजिक्स में आप अपने आप को तैयार करें। फिर मैं चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करूँगा, तब आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊँगा कि मेन किन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार।